नमस्ते मैम। थैंक यू मैम। मैम मैंने अपनी बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से करी है। मैंने अपनी 10th और 12th नाथद्वारा के श्रीजी पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय से करी। जी मैम। यस मैम। मैं एक्चुअली बीटेक के अंदर मैं अपने एकेडमिक्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा था। तो इसके बाद मैंने लास्ट में निश्चय किया कि मुझे सरकारी इंजीनियरिंग सेवाओं में ही जाना है। तो इस दिशा के अंदर अपने कदम को बढ़ाने के लिए मैंने अपनी टेक्निकल स्किल्स को सुधारा और अपने आप को प्राइवेट एवेन्यूज में जाने से रोका। तो इसके बाद मैंने कई एग्जाम्स भी दिए, मेरे को उनमें कई में वांछित स्कोर प्राप्त नहीं हुआ। मैंने अपनी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स का एक बार आकलन किया, उनको सुधारा, और मैं आज में अपना को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। मैम राजस्थान स्टेट एनर्जी के क्षेत्र में पार्शियली सेल्फ सफिशिएंट कहा जा सकता है मैम, क्योंकि दिन के टाइम पे जब एनर्जी का पीक होता है तब राजस्थान को इलेक्ट्रिसिटी बाहर से परचेज करनी पड़ती है, और रात के टाइम में राजस्थान एक्सेस एनर्जी जनरेट करता है। इस दिशा में केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं बना रखी है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कुसुम योजना है, जिसका अर्थ है किसान ऊर्जा संरक्षण एवं उत्थान महाअभियान। मैम, इस योजना के तहत किसानों को सोलर एनर्जी यूज करने को प्रोत्साहित किया जाता है। मैम इसके अलावा किसानों को मैम इनडायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है, मतलब जिससे वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ अपने आप को शिफ्ट कर सके, जिससे जो कोल थर्मल पावर प्लांट है इन पे लोड कम होके सोलर एनर्जी की तरफ सारा फोकस शिफ्ट हो। मैम राजस्थान में सबसे मेनली थर्मल पावर प्लांट से एनर्जी जनरेट होती है जो अराउंड 60% है। इसके बाद में सेकंड नंबर पे विंड एनर्जी जनरेट होती है जो 17% के अराउंड रहता है। सोलर एनर्जी अभी 10% है, लेकिन इसका स्कोप सबसे ज्यादा माना जाता है। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी 2% रहती है, और 0.5% बायो मास एनर्जी रहती है। आई एम सॉरी, न्यूक्लियर एनर्जी 8% रहती है, और 2% एक दूसरी है मैम, सॉरी 8%, मैम आई एम सॉरी, 8% हाइडल एनर्जी रहती है और 2% न्यूक्लियर एनर्जी रहती है। आई एम सॉरी फॉर दैट मैम। मैं एक्चुअली मैम ये एक राज्य सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके अंदर जो रिमोटेस्ट एरिया है जहाँ पे पानी की सप्लाई थोड़ी मुश्किल होती है या फिर खर्चीला हो सकता है, इसके अंदर अपने को सोलर एनर्जी यूज करनी होती है, जिसमें एक ट्यूबवेल के जरिए 5,000 लीटर की टंकी को भरा जाता है। इसमें कोई अलग से इलेक्ट्रिसिटी लाइंस की जरूरत नहीं होती। और दूसरा है कि एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि सोलर यूज होता है तो एनर्जी कंजर्वेशन है। इसके साथ में वाटर कंजर्वेशन भी होता है। इसके अंदर जब टंकी भर जाती है तो ऑटोमेटिक वाटर सप्लाई कट हो जाती है। मैम कुसुम योजना के किसानों को कई से बेनिफिट्स है। इसमें कि सबसे ज्यादा किसानों को सरकार सिर्फ एक बार 10% जो राशि होती है वो किसानों को व्यय करनी होती है। इसके अलावा 60% सरकार सब्सिडी देती है और 30% बैंक्स लोन देती है। इसके अलावा जब किसान एनर्जी जनरेट करता है तो उसको वो एनर्जी वन टाइम इंस्टॉलमेंट के बाद फ्री में मिलती है। और अगर वो एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट करता है तो उसको गवर्नमेंट किसानों से खरीद लेती है 3.14 रुपीज पर यूनिट के रेट से। मैम ये जल को संरक्षित और वाटर हार्वेस्टिंग करने की एक महत्वपूर्ण योजना थी। मैम इसके तहत राजस्थान की जो नदियों का पानी है जो दूसरे राज्यों में बह के चले जाता है, उस पानी को राजस्थान में ही रोकना रहता है। और अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं जैसे बीहड़ जोड़, इसके कारण पानी को रोका जाता है और पानी का संरक्षण किया जाता है। मैम ये योजना अभी बंद हो चुकी है। मैम क्योंकि इसके अंदर जो फंड्स थे वो उसकी कमी हो रही थी, तो उसके कारण इस योजना को बंद करा। मैम निवर्तमान सरकार के इस सरकार के अंदर इसका नाम राजीव गांधी जल संचय योजना कर दिया गया है।
मैम अब इस योजना के अंदर 50% फंड्स राज्य सरकार देती है। इसके अलावा 25% मनरेगा के थ्रू आता है और 25% अदर सेंट्रल स्कीम्स के थ्रू इकट्ठा किया जाता है। मैम पूरे भारत में पानी के मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ही तय करता है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ वाटर के थ्रू वापस से पब्लिश किया जाता है। मैम बीआईएस ने पीएच को 6.5 से 8.5 के बीच में पीने योग्य माना है। इसके अलावा टीडीएस को 500 तक बीआईएस ने माना है कि अच्छा है। और अगर उस क्षेत्र में पानी का अदर कोई सोर्सेज नहीं है तो 2000 तक को भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। इसके अलावा पानी की हार्डनेस का भी एक मानक है मैम, एक्चुअली वो अभी मैं याद नहीं कर पा रहा। हम्म, मैम नई शिक्षा नीति के सामने कई सी चुनौतियां खड़ी हुई है, क्योंकि यह एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप है। इसमें बहुत सारे चेंजेस अपेक्षित है, तो हम इसमें कई सी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है, करना पड़ सकता है। हम जिसमें सबसे बड़ी चुनौती है कि इसमें जीडीपी का 6% फंड को अलोकेट किया गया है, जो अपने आप में यूज करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अभी वर्तमान में सिर्फ 2% जीडीपी का है, उसके अंदर भी 17% सरकार यूज नहीं कर पाती है। इसके अलावा मैम कई से अलग चुनौतियां हैं, जैसे इसमें जो स्कीम है उसको सेंट्रलाइजेशन हुआ है, जबकि असली में एजुकेशन का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए था। इससे राज्य सरकार को बाद में इग्नोरेंस का भाव हो सकता है। इसके अलावा मैम कई सी और चुनौतियां हैं, जैसे शोध संस्था को बढ़ाना होगा, 50,000 पीएचडी प्रति वर्ष भारत को प्रोड्यूस करने होंगे। शिक्षा और स्ट्रक्चर्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन सबको एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी स्टेज पे डेवलप करना होगा। मैम इस नीति के अंदर बहुत ही चैलेंजिंग चीजें हैं। तो इसके लिए सबसे पहली चीज तो यही है कि गवर्नमेंट को प्रबल इच्छा, राजनीतिक इच्छा शक्ति जाहिर करनी पड़ेगी इसको इम्प्लीमेंट करने की। इसके अलावा मैम फंड को अलोकेट फंड अलोकेशन बढ़ाना ही होगा इस क्षेत्र के अंदर। विश्वविद्यालयों को कहीं ना कहीं एक अपने आप में फ्री करना होगा, कुछ डिसीजंस और कुछ फंड्स देके उनको रिसर्च के नाम पे कुछ फंड्स देना पड़ेगा केंद्र सरकार को। इसके अलावा मैम अपन कह सकते हैं कि जो पीएचडी या फिर जो इसमें शिक्षा के अलावा मैम एनवायरनमेंट पे, कल्चर पे और खेल पे, इन सब पे भी ध्यान दिया गया है, तो बेसिक स्ट्रक्चर को सुधारना पड़ेगा। इसके अलावा मैम जो फाइनल में समझता हूँ वो समझता हूँ कि टीचर्स की ट्रेनिंग होगी 4 साल की मैम, वो एक अच्छा है। उसके लिए अच्छे इंस्टीट्यूट को बनाना होगा जिसमें टीचर प्रॉपरली ट्रेंड होके एनर्जी इंप्लीमेंट कर पाए। मैम इसकी अच्छाई यही है कि इसमें जो सबसे मेन है, एक जो स्कूलिंग फीस है उसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर पाएगी, जिसमें जो अधिक फीस का जो मैटर हम बार बार सुनते हैं वो कंट्रोल हो पाएगा। इसके अलावा शिक्षा का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हद तक सुधर जाएगा। तो मैम ये जो इसमें जो रिजल्ट्स होंगे वो मार्क्स ओरिएंटेड नहीं होंगे, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रहेंगे, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट ओरिएंटेड रहेंगे। इसके अलावा मैम मातृभाषा के यूज पर जोर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं कल्चरल प्रिजर्वेंस को शो करता है। अ, ये इसकी अच्छा ये समझता हूँ मैम। और इसकी जो चुनौतियां है मैम वो यही है कि मतलब कमियां हैं मैम, वो यही है कि एक तो सेंट्रलाइजेशन हुआ है इस पॉलिसी का। दूसरा इसमें जो मातृभाषा का यूज है, इससे कई जगह पे लोग खुश नहीं है। जैसे कि इसमें एक प्रावधान है जिसमें एक फॉरेन लैंग्वेज का भी है मैम, जिसके अंदर चाइना की मंडरिन भाषा को इंक्लूड नहीं किया है, तो इस पे भी एक विवाद है। तो लोगों का कहना है कि उसको भी इंक्लूड किया जाए, ताकि हम चाइना की नीतियां, चाइना की सारी पॉलिसीज को समझ सके और उससे अपना बिजनेस बढ़ सके। हम पंचायती राज सबसे पहले 2 अक्टूबर 1956 में नागौर राजस्थान से चालू हुआ।